नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के टॉप 500 एमसीक्यू की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े हुए कुल 25 प्रश्नों को। इस सीरीज का ये हमारा 5वां लेक्चर होगा। इससे पहले इस सीरीज के कुल 4 लेक्चर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें देख लिया होगा। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, इन्हें सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया? कलकत्ता का भारत में व्यापार बंद हो गया, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, अवध राज्य पर कंपनी का अधिकार स्थापित हुआ और निजाम पर प्रतिबंध लगा। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। निश्चित रूप से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसने संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को इसने एक वैधानिक मान्यता प्रदान की और इसी ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और ये सुनिश्चित कर दिया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत में सर्वोच्च ब्रिटिश प्राधिकारी है और मद्रास और बंबई के गवर्नर अब उसके नीचे हैं, उसके अधीन हैं। इसके अलावा शासन का संचालन करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई और इसके सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बर्वेल। निर्णय बहुमत से होता था और निर्णय बंधनकारी था, यानी परिषद की अवहेलना गवर्नर जनरल नहीं कर सकता था। इसी एक्ट के माध्यम से बीईआईसी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगाया गया और भारतीयों की जो लूट करते थे उन पर भी रोक लगाई गई कि भैया आप उपहार दान आदि नहीं लेंगे। और 1774 में इसी अधिनियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे इल्जाह इम्पे और अन्य न्यायाधीश थे 3 चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। तो कुल मिलाकर के दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहां क्रियान्वित किया गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो भूमि लगान व्यवस्था की बात हो रही है। बंबई, मद्रास, बंगाल, कोलकाता, ABCD में से निश्चित रूप से हमारा उत्तर है मद्रास। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम मद्रास में लागू हुआ। पहले तमिलनाडु के एक क्षेत्र में लागू किया गया, फिर संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया। सर टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को जो है इस प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। इसके अलावा बंबई, असम, कुर्ग में ये लागू हुआ। तो ब्रिटिश भारत में 3 प्रकार की प्रणाली प्रचलित थी। एक तो अस्थाई बंदोबस्तों, बंगाली में कहे तो चीरो अस्थाई बंदोबस्तों, परमानेंट सेटलमेंट, जो कि बंगाल में लागू हुआ। सबसे पहले यही लागू हुआ, जिसे जमींदारी प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। यह भारत के 19% भूमि पर लागू था। इसके बाद रैयतवाड़ी भारत के सबसे अधिक भूमि पर लागू था, 51%। और इसके बाद जो है महालवाड़ी, जो कि भारत के कुल भूभाग का, भारत मतलब ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% क्षेत्र पर लागू था। तो कहां कहां रैयतवाड़ी थी? तो मद्रास में थी, बंबई में थी, असम में थी, कुर्ग में थी। तो लगभग पूरा दक्कन रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। 51% भारत का हिस्सा था। इसमें क्या होता था? इसमें सरकार जो टैक्स वसूलती थी वो जो है किसानों से डायरेक्ट वसूलती थी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। यह रैयतवाड़ी थी। और कृषि भूमि का मालिक कौन था? तो वही किसान था, जो उस पर खेती करता था वही मालिक था। उसको बेच सकता था, अपनी जमीन को खरीद सकता था, किसी से गिरवी रख सकता था, कुछ भी कर सकता था। ठीक है। अगला, टॉमस मुनरो किस भू राजस्व से संबद्ध था? तालुकदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त। तो निश्चित रूप से रैयतवाड़ी, बी। तीसरे का जो हमारा उत्तर है वो है बी।
तो रैयतवाड़ी। अगला, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता था? बेहद आसान प्रश्न है, जैसा कि मैं जानता हूं, विजय तिलक, जीके गोखले, महात्मा गांधी, तो निश्चित रूप से दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके बताइए कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे। अगला, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे था? श्रम से था, शिक्षा से था, सार्वजनिक स्वास्थ्य से था, सिविल सेवा का पुनर्गठन से था? तो व्हिटले कमीशन का संबंध श्रम से था। इस कमीशन की नियुक्ति 1929 में हुई और इसने 1931 में अपनी रिपोर्ट दी। तो भारत में औद्योगिक उपक्रमों पर श्रमिकों की मौजूदा स्थितियों की जानकारी के लिए 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर की स्थापना की गई। इस आयोग की अध्यक्षता जॉन हेनरी व्हिटले ने की और इन्हीं के नाम पर इसे व्हिटले कमीशन भी कहा गया। 1931 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला, अस्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव था? कंपनी का निश्चित लगान, जमींदारों को समृद्धि, सूखी कृषि, भू राजस्व का सहज संग्रह। ए बी सी डी में हमारा उत्तर है कंपनी का निश्चित लगान। कंपनी का निश्चित लगान कर दिया गया इस माध्यम से। तो देखिए, जैसे ही बंगाल में जो है कि दीवानी मिली कंपनी को, तो लगान किस तरह से वसूला जाए इसको लेकर के बहुत लंबे समय तक ऊपापोह की स्थिति हुई। तो कभी जो है लगान कम मिलता था, कभी ज्यादा मिलता था। तो इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे हम लगान को निश्चित कर सकते हैं, और इसी खोज में जो व्यवस्था आई उसे हम जानते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त। तो 1790 में इसे लागू किया गया। तो यह किया गया कि बंगाल के जो है कुछ छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया और यह कहा गया कि मतलब जो है ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का इतना वार्षिक लगान होगा और इसके हिसाब से जो लोग बोली लगा करके इस लगान को देने का वचन देंगे, उन्हें जो है ये दे दिया जाएगा क्षेत्र। उनकी जिम्मेदारी है कि वो किसानों से लगान वसूलें और लगान वसूल करके 11वां भाग अपने पास रख लें और शेष भाग जो है वो ब्रिटिश सरकार को जमा कर दें। इस व्यवस्था में यह था कि एक बार ही लगान निश्चित हो गया था और उसी हिसाब से लगान जमा करना था और जमींदारों को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया। ये बहुत गड़बड़ स्थिति हुई कि जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, इसीलिए बंगाल में बहुत बहुत बड़े बड़े जमींदार हुए। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू किया गया। 1993 में से इसे स्थायी कर दिया गया। कार्नवालिस द्वारा यह किया गया था। ये कहां कहां व्यवस्था थी? तो बंगाल में थी, बिहार में थी, उड़ीसा में थी, वाराणसी में थी, गाजीपुर में थी, उत्तरी कर्नाटक में थी। कुल मिला के ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर ये लागू थी। तो सबसे अधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी था 51%, सबसे कम था जो है चीरो अस्थायी बंदोबस्त तो 19% और बीच में था महालवाड़ी 30%। ठीक है, तो ये अस्थायी बंदोबस्त की बात हुई। अगला, अंग्रेजों द्वारा महालवाड़ी बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया? पंजाब तथा मध्य प्रांत, बंबई तथा मद्रास, बंबई, बंगाल, आसाम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7th का हमारा उत्तर है ए, पंजाब तथा मध्य प्रांत में इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो महालवाड़ी व्यवस्था में असल में क्या होता था? रैयतवाड़ी में तो एक जमींदार रहेगा, उसके बाद किसान रहेंगे, जमींदार ही भूमि का मालिक होगा। सॉरी, परमानेंट सेटलमेंट में चीरो अस्थायी बंदोबस्तों में एक जमींदार रहेगा, उसके नीचे किसान रहेंगे, जमींदार ही भूमि का मालिक होगा, किसानों से लगान वसूलेगा, सरकार को दे देगा। रैयतवाड़ी में क्या है? रैयतवाड़ी में यह है कि सरकार है और सीधे किसान है, बीच में कोई नहीं, किसान ही जमीन का मालिक है। महालवाड़ी में क्या है कि डायरेक्ट सरकार है और महाल है, यानी गांव कह सकते हैं। तो गांव के मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो लगान को जो है वसूल करके सरकार के पास जमा कराए। तो सरकार, फिर महाल और फिर किसान, इस तरह की ये व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसे महालवाड़ी कहा गया। अगला, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त होता था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप में, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में। तो डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप में होता था। ठीक है, तो महालवाड़ी व्यवस्था पद्धति के अनुसार कर की इकाई कृषक का खेत नहीं अपितु ग्राम अथवा महाल होता था। भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी। किसको भागीदारों का समूह कहते थे? भूमि कर देने के लिए ये लोग सम्मिलित रूप से उत्तरदायी थे।
यद्यपि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम 1819 में हार्ट मैकेंजी द्वारा किया गया, तो इसे ही इस प्रथा का जन्मदाता माना जाता है। अगला, किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स, सी। कार्ल मार्क्स ने यह घोषित किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योग की ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षति हुई? नमक की, मुद्रण की, सूती वस्त्र की, रेशम एवं ऊनी वस्त्र की। तो निश्चित रूप से सूती वस्त्र, सी हमारा उत्तर है 10 का सी। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुए औद्योगिकरण का भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वहां पर जो है तो भारत अब क्या हो गया, कच्चे माल का निर्यातक हो गया और पके पकाए माल का आयातक हो गया। यानी भारत कच्चे माल का निर्यातक और प्रसंस्कृत माल का आयातक बन गया। यही ब्रिटिश नीति थी। भारत की हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, ये सब जो है समाप्त हो गए। ठीक है, तो सबसे सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो सूती वस्त्र पे पड़ा था, क्योंकि सूती वस्त्र के क्षेत्र में जो है भारत ने बहुत अच्छा अपना नाम कमाया था, लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है कपड़ों पर ही धावा बोला था। अगला, विधवा पुनर्विवाह नियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? बेंटिंग, डलहौजी, केनिंग, लॉरेंस। ए बी सी डी में से निश्चित रूप से हमारा उत्तर है बी, लॉर्ड डलहौजी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी बातें निश्चित रूप से पढ़ी हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अगला, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि की बात हो रही है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंतर्गत संधिबद्ध भारतीय राज्य को स्वीकार करना पड़ता था। तो जो राज्य सहायक संधि करता था, सब्सिडरी अलायंस के तहत आता था ब्रिटिशों के तहत, तो उसे क्या करना पड़ता था? कंपनी को पैसे का भुगतान करना पड़ता था, कंपनी के हित के लिए लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ता था, कंपनी द्वारा सभी शर्तों को स्वीकार करना पड़ता था, अपने राज्य में ब्रिटिश फौज की अस्थायी नियुक्ति व उसके रख रखाव के लिए निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता था। डी 12 का हमारा उत्तर है। तो अपने राज्य में एक ब्रिटिश फौज की नियुक्ति करनी पड़ती थी और उसके रखरखाव के लिए खर्च देना पड़ता था। तो इस प्रकार से, इस पद्धति सहायक संधि के हिसाब से, सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से ब्रिटिशों की फौज बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि हर शासक के पास, जो बड़े शासक थे, एक ब्रिटिश फौज रहती थी और उसका खर्चा उसी शासक से लिया जाता था। फिर ब्रिटिश रेजिडेंट रहते थे जो सहायक संधि करता था, आदि आदि बहुत सारी बातें। ठीक है, तो उत्तर है डी। अगला, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड मैकाले, सैडलर, डब्ल्यू हंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग जाना गया हंटर कमीशन के नाम से। डब्ल्यू हंटर इसके अध्यक्ष थे। तो 1854 में वुड के डिस्पैच के पश्चात शिक्षा में क्या प्रगति हुई, इसके लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और इस आयोग ने सरकार के आरंभिक शिक्षा के प्रसार और उन्नति के उत्तरदायित्व बल दिया और यह सुझाव दिया कि जिस पर सरकार की कड़ी निगरानी रहे। तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न है उस पर कहा कि 2 प्रकार की पद्धति की जाए। एक तो साधारण साहित्यिक शिक्षा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों के लिए जो आगे पढ़ेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को प्रवेशिका परीक्षा के लिए तैयार किया जाए, और दूसरी व्यवहारिक शिक्षा जो विद्यार्थियों को वाणिज्य तथा उप व्यावसायिक जीवन यापन करने के लिए तैयार कर सके। अगला, सैडलर आयोग का संबंध था न्याय विभाग से, राजस्व विभाग से, पुलिस प्रशासन से, शिक्षा से। ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है डी। सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। 1917 में इस जो है सैडलर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। क्या काम था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालयों की समस्या का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक ये आयोग था। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था? लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। एबीसीडी में से निश्चित रूप से हमारा उत्तर है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को भारत का सर्वाधिक योग्य
और सर्वाधिक पसंद किया जाने वाले गवर्नर जनरल के नाम के रूप में याद इसे किया जाता है और इसे ही भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रणेता या स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। हालांकि 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीतियों में जो परिवर्तन हुआ उस लेक्चर में हमने जो है बड़े डिटेल में बताया है कि लॉर्ड रिपन द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन को जो बढ़ावा दिया गया उसके पीछे अंग्रेजों की क्या सोच थी और भारतीयों ने स्थानीय स्वशासित संस्थाओं को किस नजर से देखा, बड़े विस्तार से हमने डिस्कस किया है। अगला, वुड मसविदा किससे संबंधित था? उद्योग से, सेना से, कृषि से, शिक्षा से। निश्चित रूप से वुड डिस्पैच संबंधित था शिक्षा से। इसे बहुत बड़ी क्रांति के रूप में परिभाषित किया गया और इसे जो है मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी गई। तो जुलाई 1854 में सर चार्ल्स वुड ने भारत सरकार के समक्ष एक नई शिक्षा योजना प्रस्तुत की। इस योजना को वुड का निर्देश पत्र कहा जाता है। इस योजना के आधार पर अखिल भारतीय शिक्षा की एक नियामक पद्धति का गठन किया गया। इस योजना को प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं महिला शिक्षा को समर्थन और बढ़ावा दिया गया इसके माध्यम से। अगला, 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या दबाव पड़ने लगा था, क्योंकि वाणिज्यिक फसलों के आगमन के कारण अधिक किसान कृषि की ओर आकर्षित होने लगे। वाणिज्यिक फसलों ने तो किसानों का जीवन दुभर बना दिया था। हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योग के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर आकर्षित होने लगी थी। देशी सरकारों के पतन के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में कमी आ गई थी। सुरक्षा कारणों से नगरों की आबादी का ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवसन आरंभ होने लगा था। तो हस्तशिल्प तथा ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण जनता कृषि की ओर आकर्षित होने लगी। इनके पास कोई साधन ही नहीं बचा। हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग जब तबाह होने लगे तो इससे जो रोजी रोटी कमाते थे वो लोग जो है बेरोजगार हो गए। तो वो लोग भी, उनके पास भी ऑप्शन केवल एक ही था, कृषि। तो इसलिए जो है काफी लोड बढ़ गया। तो 17 का हमारा उत्तर है बी, ठीक है। तो यहां पे लिखा है सारी बातें। अगला, स्ट्रेची आयोग से संबंधित था? वर्नाकुलर प्रेस से, अकाल से, शिक्षा से, स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो स्ट्रेची आयोग संबंधित था अकाल से। 1878 में लॉर्ड लिट्टन के समय जो है इसका गठन किया गया और सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में यह अकाल आयोग बना। यह भारत का प्रथम अकाल आयोग था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले दक्कन में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और इतिहास के सर्वाधिक बुरे अकालों में से वो एक था। तो उसके बाद ये गठन हुआ और जो है आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए अकाल सहायता कोष का भी गठन किया गया, ठीक है। अगला, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने यह टिप्पणी की? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, वो दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। वह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। कोई व्यक्ति यहां से लेकर के यहां तक के अर्थ को क्या स्पष्ट करेगा कि मतलब इसका क्या भावार्थ होगा। अगर कर पाए तो जरूर आप लोग प्रयास करिएगा। दादा भाई नौरोजी, जीबी जोशी, डी ई वाचा, बाल गंगाधर तिलक। निश्चित रूप से इसका उत्तर है डी, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी बात कही थी। अगला, निम्न में से किसने 20वीं शताब्दी के आरंभ में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रकाशित की? तो बहुत ही सर्वाधिक जो है ये चर्चित पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त। तो निश्चित रूप से डी हमारा उत्तर है, रमेश चंद्र दत्त। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक मानी जाती है। बहुत जो है अच्छी पुस्तक में इसका जिक्र है। रमेश चंद्र दत्त ने इसको लिखा था। अगला, अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का अंश कितना था? तो किसान से जो जमींदार वसूलते थे भू राजस्व, उसमें से कितना हिस्सा अपने पास रखते थे और कितना हिस्सा सरकार को देते थे? तो 1/4, 1/3, 1/11, 1/6। तो निश्चित रूप से 1/11। देखिए कहीं कहीं ये लिखा मिलता है
कि अगर जो है 10 हिस्सा है तो उसमें से 1 हिस्सा जो है मिलता था जमींदारों को और 9 हिस्सा मिलता था किसको, सरकार को, यानी ब्रिटिश राज को। कहीं कहीं पर यह है कि नहीं, 11 हिस्से में 1 हिस्सा जो है जमींदार को मिलता था और 10 हिस्सा सरकार को मिलता था। तो इस ऑप्शन में हम देखेंगे तो 11 ही, और ज्यादातर जो है 11 की ही बात है। ठीक है। अगला, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ 1829 के अधिनियम द्वारा, 1833 के अधिनियम द्वारा, 1843 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा। तो निश्चित रूप से बी हमारा उत्तर है। 1833 के चार्टर्ड में ही दास प्रथा के उन्मूलन की बात की गई थी, दासों की अवस्था को सुधारने की बात की गई थी, और 1843 में दासता को संपूर्ण भारत में अवैध घोषित कर दिया गया था। हालांकि भारत में उस तरह की दासता की कोई बात थी भी नहीं। अगला, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय गवर्नर जनरल था, और इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। लेकिन इसकी रुचि जो है इतिहास और पुरातत्व विज्ञान में थी, और इसने जो है 1904 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। अगला, नियंत्रण मंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? पीट्स के भारत अधिनियम द्वारा, रेगुलेटिंग अधिनियम द्वारा, 1833 के अधिनियम द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए बी सी डी में से हमारा उत्तर है पीट्स के भारत अधिनियम 1784 द्वारा नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। क्या था नियंत्रण मंडल? तो 1784 से पूर्व जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, यानी कोई भी कंपनी, बीआईसी एक प्राइवेट कंपनी थी तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मालिकों का बोर्ड था, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे, वही सारी चीजें जो है देखता था कंपनी की, चाहे वो व्यापार हो, चाहे युद्ध हो, चाहे जो भी। 1764 के बाद तो दीवानी राइट्स भी मिल गए थे 1765 में जो है कंपनी को। तो बाद में इंग्लैंड की सरकार ने यह तय किया कि इनके ऊपर संसदीय नियंत्रण हम लगाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, व्यापार का जो काम है वो व्यापारिक कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आप लोग करिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करें। लेकिन एक और जो है बोर्ड बनेगा जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा। तो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर 2 इकाइयां अब हो गई, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले से ही थे, और अब नया एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया जो 1784 में है। ठीक है, तो ए इसका उत्तर है। अगला, प्रथम कपड़ा मिल बंबई में किस वर्ष खोली गई? 1853, 1855, 1866, 1879। तो निश्चित रूप से ए हमारा उत्तर है। प्रथम कपड़ा मिल बंबई में 1853 में खोली गई। ठीक है, और किसने खोला जो है? काओसजी नाना भाई दामार ने 1853 में इसको स्थापित किया। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।